नमस्कार प्रगणक साथियों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम 2027 की जनगणना के एक बेहद अहम हिस्से पर बात करेंगे। HLO ऐप का प्रश्न नंबर 7 यानी जनगणना मकान का उपयोग। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अल्टीमेट पजल है जिसे सॉल्व करना एकदम सटीक डेटा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे पूरी तरह से डिकोड करते हैं। आज हम कुल 6 स्टेप्स में इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। शुरुआत करेंगे गलतियों से बचने के तरीकों से, फिर देखेंगे आवासीय और बंद मकानों का मामला। इसके बाद मिश्रित उपयोग, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा से लेकर कारखाने, पूजा स्थल और खाली मकानों तक की पूरी लिस्ट कवर करेंगे। और आखिर में सर्वे को फाइनल करना सीखेंगे। बहुत ही आसान सा सफर रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। बात करते हैं कि 2027 की जनगणना में हमारी एक छोटी सी चूक कैसे बड़ा असर डाल सकती है। फील्ड में काम करते वक्त एक मकान को सही कैटेगरी में रखना पूरे नेशनल डेटाबेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर यहाँ छोटी सी भी गलती हुई ना, तो पूरा डेटा गलत हो सकता है। और सच कहूं तो बाद में इसे सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए सटीकता हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत ऑप्शन चुनने का मतलब है आगे के सारे सवालों का गलत ट्रैक पर चले जाना। अब सवाल नंबर 7 तक पहुंचने से पहले ऐप का शुरुआती फ्लो समझना भी तो जरूरी है। सबसे पहले हमें 20 अक्षरों तक का भवन संख्या दर्ज करना होता है। कमाल की बात यह है कि इसे दर्ज करते ही लाइन क्रमांक और मकान नंबर अपने आप जनरेट हो जाते हैं। मतलब बार बार टाइप करने की झंझट एकदम खत्म। बुनियादी सवालों के बाद सिस्टम सीधा हमें प्रश्न 7 पर ले आता है। यहीं से शुरू होता है अपना दूसरा सेक्शन, यानी आवासीय और बंद मकान, जो कि है विकल्प 1। फील्ड में सबसे ज्यादा सामना हमारा इसी कैटेगरी से होने वाला है। आवास चुनने का सीधा सा मतलब है कि वहां लोग रह रहे हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ आम घर या फ्लैट्स ही नहीं आते। झुग्गी झोपड़ी, तंबू, रेलवे के गैंगमैन की झोपड़ी, जंगल में वन रक्षकों की झोपड़ी, यहाँ तक कि बड़े बड़े बंगले और सैनिकों के बैरक भी इसी में गिने जाएंगे। ये चुनते ही ऐप में कुछ खास सब ऑप्शंस अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी मकान के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा हो सकता है मकान मालिक कहीं और शिफ्ट हो गया हो। ऐसे में लॉक विकल्प चुनना है। यहाँ हमारा ऐप बहुत स्मार्टली काम करता है। वो बीच के सारे सवालों को स्किप करके सीधे प्रश्न 34 पर जंप कर जाएगा, जहां बस पड़ोसियों की मदद से मकान मालिक का मोबाइल नंबर डालना होता है। काफी आसान है ना? चलिए अब मोहल्ले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 3 पर आते हैं, मिश्रित उपयोग और संस्थाएं, यानी विकल्प 2। अक्सर हम ऐसे घर देखते हैं जो डबल ड्यूटी निभाते हैं। मतलब लोग रह भी रहे हैं और उसी बिल्डिंग के एक हिस्से में कोई किराने की दुकान, ब्यूटी पार्लर या छोटा सा क्लिनिक चल रहा है। इसे हम आवास सह अन्य उपयोग कहेंगे। यहाँ हमें ऐप में असल उपयोग टाइप करना होगा, जैसे आवास सह क्लिनिक। और हाँ, अगर घर पर ही सिलाई या खिलौने बनाने जैसा काम चल रहा है और वहाँ 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वो आवास सह कार्यशाला बन जाएगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, संस्थागत परिवार। मान लीजिए कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है और वो सब एक ही कॉमन किचन से खाना खाते हैं, जैसे कि हॉस्टल, जेल या वृद्धाश्रम। इसे हम संस्थागत परिवार मानेंगे। बस वो कॉमन किचन वाली बात एकदम याद रखने वाली है। और जैसे ही हम संस्थागत परिवार चुनते हैं, HLO ऐप का जादू देखिए। प्रश्न नंबर 9 में परिवार क्रमांक अपने आप 99 लॉक हो जाता है। आम परिवारों में तो ये नंबर एक एक करके बढ़ता है, लेकिन यहाँ ऐप बिना किसी मानवीय चूक के सीधे 99 सेट कर देता है। तो चलिए अब अपने वर्चुअल टूर को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 4 में चलते हैं, जहाँ व्यवसाय, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े विकल्प 3, 4, 5 और 6 मौजूद हैं। मोहल्ले के कमर्शियल सेंटर की बात करें तो विकल्प 3 है, दुकान और कार्यालय। ये बड़ा सीधा सा फंडा है। जहां नकद या उधार पर सामान की खरीद बिक्री हो रही है, वो दुकान है। और अगर कोई बैंक, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर या किसी वकील का केबिन है, तो वो कार्यालय है। इन दोनों ही मामलों में यही तीसरा विकल्प चुना जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर स्कूल में मिड डे मील बन रहा है तो वो भी एक कॉमन किचन हुआ और उसे संस्थागत परिवार मान लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना है, कोई आवासीय रसोई नहीं।
इसलिए स्कूलों को हमेशा विकल्प 4 यानी स्कूल और कॉलेज में ही रखना है। आंगनवाड़ी और कोचिंग सेंटर भी इसी में आएंगे। एक और पेचीदा मामला है अस्थायी और स्थायी निवास का। विकल्प 5 यानी होटल या गेस्ट हाउस उनके लिए है जहां लोग 1-2 दिन के लिए आकर ठहरते हैं। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर उसी होटल का कोई रसोइया या सफाई कर्मचारी अपने परिवार के साथ परमानेंट वहीं एक अलग कमरे में रहता है तो वो पूरी बिल्डिंग आवास सह अन्य उपयोग की कैटेगरी में चली जाएगी। मेडिकल सुविधाओं के लिए हमारे पास है विकल्प 6 अस्पताल और डिस्पेंसरी। इसमें सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल ही नहीं आते, बल्कि मोहल्ले का नर्सिंग होम, दांतों का क्लिनिक, एक्सरे सेंटर, प्रसूति गृह या कोई टीकाकरण केंद्र भी इसी में शामिल हैं। बस इसे चुनिए और उनका वास्तविक नाम ऐप में टाइप कर दीजिए। मोहल्ले से निकलकर अब हम सेक्शन 5 में शहर के बाहरी इलाकों की तरफ चलते हैं, जहां कारखाने, पूजा स्थल और खाली इमारतें आती हैं। विकल्प 7 और 8 को तो दूर से ही आसानी से पहचाना जा सकता है। कोई स्पिनिंग मिल हो, बेकरी, ऑटो सर्विस या प्रिंटिंग प्रेस, ये सब विकल्प 7 यानी फैक्ट्री या वर्कशॉप में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई सत्संग हॉल है तो वो बिना किसी डाउट के विकल्प 8 यानी पूजा स्थल में दर्ज होगा। अब एक बड़ा ही मजेदार विकल्प आता है, विकल्प 9 यानी अन्य गैर आवासीय उपयोग। इसे आप एक कैच ऑल कैटेगरी कह सकते हैं। जो इमारत कहीं और फिट नहीं बैठती वो यहाँ आ जाती है। सिनेमा घर, जिम, कोई गौशाला, चिड़ियाघर, लाइब्रेरी, गोदाम और तो और पेट्रोल पंप भी इसी में शामिल है। हमारे आसपास वाकई कितनी अलग अलग तरह की इमारतें हैं, ये कैटेगरी उसी विविधता का सबूत है। और फिर आता है कोड 0, जिसका मतलब है खाली मकान। कोई ऐसा ढांचा जो खंडर हो चुका है, या कोई आधा अधूरा बना हुआ घर, किराए के लिए खाली पड़ा फ्लैट, या कोई ऐसी बिल्डिंग जो टूटने वाली हो, जहां न कोई रहता है न कोई काम होता है। इसके लिए हम 0 चुनेंगे। और ये चुनते ही ऐप समझ जाता है कि भाई यहाँ आगे कोई और सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह हम अपने आखिरी सेक्शन यानी सर्वे को फाइनल करने के चरण में पहुंच जाते हैं। सही कैटेगरी चुनना सिर्फ डेटा को ही सटीक नहीं बनाता, बल्कि हमारा कीमती समय भी बचाता है। जैसे ही हम विकल्प 3 से लेकर 0 यानी खाली तक कोई भी ऑप्शन चुनते हैं, HLO ऐप इतना स्मार्ट है कि वो आगे के सारे सवाल खुद ब खुद बंद कर देता है। न तो मोबाइल नंबर पूछना पड़ता है और न ही मुखिया का नाम। सीधा फाइनल सबमिट बटन सामने आ जाता है ना? एकदम सुपर फास्ट और एरर फ्री प्रोसेस। अब सोचिए जरा, जब सारा सटीक डेटा हमारी फिंगर टिप्स पर होगा और हम सभी इस प्रश्न 7 को इतने परफेक्ट तरीके से भरेंगे, तो 2027 की जनगणना हमारे देश के बारे में कितनी नई और अनूठी कहानियां सामने लेकर आएगी। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से सभी डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। बस इसी एनर्जी और सटीकता के साथ फील्ड में उतरना है और इतिहास का एक शानदार रिकॉर्ड बनाना है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।